दबाए, सिर पर फेल्ट हैट पहने सरदार भगत सिंह ऐसे सज रहे थे कि रेलवे पुलिस अफसर ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया। उनकी मेम की सजावट के क्या कहने। भरे पूरे सुंदर शरीर वाले श्री आजाद ऊंची एड़ी के सैंडल पहने इस शान से चल रहे थे कि मानो किसी को जरा भी शक न हुआ। श्री राजगुरु बगल में फाइल दबाए चपरासी के वेश में बन ठन कर अकड़ अकड़ कर चल रहे थे। पहले दर्जे का टिकट लेकर ये लोग गाड़ी में जा बैठे और अमृतसर जा पहुंचे। इस स्टेशन से ये वीर पुलिस की आंखों में धूल झोंक अलग अलग गाड़ियों में बैठकर पंजाब की भूमि से दूर निकल गए। पुलिस लाख सिर पटक कर रह गई, परंतु उन्हें पकड़ न सकी। एक बार श्री मोतीलाल नेहरू ने चंद्रशेखर आजाद को बुलाया। श्री आजाद ने उनको बताया कि किस तरह हम लोग अंग्रेज राज्य की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। बंबई नगर में मजदूर हड़ताल करना चाहते थे। वे पेट भरने के लिए रोटी और तन ढकने के लिए कपड़े मांग रहे थे, परंतु अंग्रेज शासक उनकी मांगे मानना तो दूर, उल्टे उन्हें कानून के डंडे थापे मारे और अनेक युवकों को जेल में ठूंस दिया। चंद्रशेखर आजाद अब तक फरार थे और पुलिस के हाथ नहीं आए थे। पुलिस ने कई मुकदमे इन युवकों पर चलाए। अंत में सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई। बटुकेश्वर दत्त और कुछ साथियों को काला पानी का दंड मिला। कुछ लोग क्षमा मांगने पर बरी कर दिए गए। एक के बाद एक अपने साथियों को फांसी पर लटकते देख आजाद का हृदय कांप उठा। अब वे चारों ओर से अकेले रह गए थे। उन्होंने देखा कि अब क्रांतिकारी ढंग से कार्य करने का समय नहीं रहा। अब क्या करना चाहिए, ये विचार करने के लिए वो श्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचे। श्री आजाद ने पूछा कि आज जबकि असहयोग आंदोलन बंद हो चुका है, गांधी इरविन समझौते में क्रांतिकारी युवकों की रक्षा के लिए क्या किया गया है? क्या उन्हें अब भी पुलिस के भय से छिपना पड़ेगा? क्या अब भी हम लोग शांतिपूर्वक जीवन नहीं बिता सकेंगे? श्री नेहरू ने बताया कि ये सब कुछ गांधी जी के हाथ में है और वो क्रांतिकारी वीरों के लिए कुछ नहीं कर सकते। श्री नेहरू इस बातचीत से बड़े प्रभावित हुए, परंतु श्री आजाद की कोई सहायता न कर सके। उन्होंने इस बातचीत का वर्णन अपनी पुस्तक मेरी कहानी में बड़े दर्द भरे शब्दों में किया है। उधर पुलिस पूरी शक्ति के साथ आजाद को खोज रही थी। कुछ घटनाएं। आगे चलने से पहले आजाद के संयमी और साहस भरे जीवन की कुछ घटनाएं बताना आवश्यक है। ये तो आपको पता ही है कि भूखे नंगे रहकर भी ये देश के लाडले सपूत मातृभूमि की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरते थे। एक समय की बात है कि हर क्रांतिकारी साथी को अपने दल की ओर से 4 आने प्रतिदिन व्यय के लिए मिलते थे। ये सन 1929 के शुरू के दिन थे। आजाद, विजय कुमार सिंह, सरदार भगत सिंह आदि कानपुर में एक कमरे में रहते थे। उन्हीं दिनों बंगाल से बटुकेश्वर दत्त पधारे। उनके आने की खुशी में एक साथी डबल रोटी ले आए। इसे देख आजाद कड़क कर बोले, भाइयों, हम लोग तो यहाँ जीवन पर खेलने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सामने मृत्यु मुंह खोलकर हमारा स्वागत करने को खड़ी है। ये है कि इन्हें खाने पीने की सूझ रही है। हमें तो सदा एक एक पैसा सोच समझकर व्यय करना चाहिए। एक बार आजाद के साथी ने उन्हें बताया कि एक घर बड़ा धनवान है, वहाँ बड़ी आसानी से डाका डाला जा सकता है। उस घर में डाका डालने से हमें भरपूर धन मिलने की आशा है। आजाद अपने साथियों को एकत्र कर वहीं डाका डालने गए तो आजाद की आंखों ने देखा कि वही साथी उस घर की एक देवी के साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है। आजाद किसी मूल्य पर चरित्रहीन पुरुष को क्षमा नहीं करते थे। उन्होंने उसी क्षण अपनी पिस्तौल से अपने साथी को ठंडा कर दिया और उस देवी से क्षमा मांगकर खाली हाथ लौट आए। एक बार आजाद को दल के काम के लिए 4000 रुपए की आवश्यकता पड़ी। उनका एक साथी लेन देन का कार्य करता था। आजाद उनके पास पहुंचे और बोले, भाई, तुम्हारा ये व्यापार कब काम आएगा? उसके पूछने पर आजाद ने उसे बताया कि अभी 4000 रुपया चाहिए। अचानक जरूरत आ पड़ी है, किसी भी सूद पर या किसी न किसी ढंग से आज ही रुपया लाओ। उसके पास उस समय इतना रुपया नहीं था, फिर भी किसी से उधार मांगकर उनका काम चला दिया। अभी 4 महीने भी नहीं बीते थे कि जिससे वो धन लिया गया था उसने अपना रुपया वापस मांग लिया। जब लेन देन का कार्य करने वाले साथी ने आजाद से रुपया मांगा तो वो बोले, भाई, जितना सूद चाहे ले लो, परंतु अभी 2 मास रुक जाओ। उसने समझाकर कहा, भाई, ये धन सूद पर नहीं लिया गया है, इसे अभी लौटाना है।
उसी दिन दोपहर में आजाद और उनके साथियों ने दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में एक दुकानदार का 14,000 रुपया लूट लिया और काम चलाया। लेन देन वाले साथी ने कहा, रुपया प्राप्त करने का ये ढंग आपको शोभा नहीं देता। आजाद ने उसे समझाया, भाई क्या करें, जो व्यापारी दूसरों का धन लूट लूट कर अपनी जेबें भरते हैं, भला ऐसों का धन छीनकर देश के कार्य में ना लगाएं तो क्या आकाश से तारे तोड़ लाएं। आजाद के माता पिता बहुत निर्धन थे। उनके पास उन दिनों खाने को भी नहीं रहा था। कुछ लोगों ने किसी न किसी तरह चंदा इकट्ठा करके 2,000 रुपए उनकी सहायता के लिए इकट्ठे किए। जब वो रुपया आजाद के पास पहुंचा तो उन्होंने उस धन को दल के काम में लगा दिया। वे बोले, माता पिता तो सभी के हैं, यदि हम इस तरह करने लगे तो कार्य चल चुका। देश सेवा में माता पिता सभी को बलिदान करना पड़ता है। एक बार आजाद ढिमरापुर गांव बुंदेलखंड में गए। वे उन दिनों ब्रह्मचारी के भेष में थे और अपना नाम हरिशंकर रखा हुआ था। उनका उज्जवल चरित्र देख गांव के नंबरदार बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें अपने घर में रहने का स्थान दिया। घर की सब बंदूकें, पिस्तौलें और कारतूस तक उनकी देखरेख में छोड़ दिए। वहां पर उन्होंने अपने साथियों को भी बुला लिया और खूब निशानेबाजी का अभ्यास किया। नंबरदार स्वयं उनके साथ मिलकर शिकार खेलने जाते थे। एक बार आजाद अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। साथियों की इच्छा हुई कि आज अपने सेनापति का निशाना देखा जाए। उनमें से एक ने बड़े मधुर शब्दों में आजाद भैया से कहा, भ्राता, सुनते हैं आपका निशाना बड़ा अचूक होता है। यदि आप उचित समझें तो इस एकांत वन में हमें खेल दिखाइए। सबकी राय देख आजाद बोले, अच्छा देखो, ये सामने 15 गज की दूरी पर जो वृक्ष खड़ा है, उस पर जो नन्हा सा पत्ता लटक रहा है, उसका मैं निशाना लगाता हूं। ध्यान से देखना। बंदूक से गोली छूटी तो सबके मुंह से एक साथ निकल पड़ा, निशाना नहीं लगा। फिर दूसरी बार गोली चलाई गई। इस बार भी वार खाली गया। इस तरह एक एक करके 5 गोलियां चलाई गईं, परंतु सभी व्यर्थ, पत्ता हिला तक नहीं। ये देख आजाद हैरान होकर बोले, आज तक मेरा निशाना कभी खाली नहीं गया, न जाने आज क्या बात है। अब सब इकट्ठे होकर उस वृक्ष के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो कोमल पत्ता कई स्थानों से छलनी हो गया है। ये देख सभी साथियों का मुंह नीचा हो गया और उन्होंने अपनी भूल पर क्षमा मांगी। एक बार आजाद रेलगाड़ी में लखनऊ से कानपुर जा रहे थे। पुलिस को पता लग गया। रेलवे पुलिस ने कानपुर स्टेशन का घेरा डाल दिया। श्री आजाद रेल के डिब्बे से उतरे और सीधे बाहर निकलने वाले द्वार की ओर बढ़े। एक पुलिस इंस्पेक्टर सामने आया, लेकिन आप ज्यों ही अपनी पिस्तौल निकालने लगे, वो भय से कांपने लगा और चुप करके चलता बना। आप छाती तान कर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गए। आपकी ओर देखने का भी किसी को साहस नहीं हुआ। अंतिम घड़ियां। प्रयाग में एक धनी सज्जन थे। उनके पास क्रांतिकारी दल का रुपया जमा था। आजाद इलाहाबाद पहुंचे और उस सेठ से अपना रुपया मांगा। उसकी नीयत बदल चुकी थी। उसने उस समय तो उन्हें टाल दिया और 1-2 दिन के लिए रोक दिया। ये 27 फरवरी सन 1931 का दिन था। उसी समय पुलिस को सूचना दे दी कि आजाद इस समय इलाहाबाद में हैं और अल्फ्रेड पार्क में बैठे हैं। सुपरिटेंडेंट ने सारे नगर की पुलिस को उसी क्षण ड्यूटी पर बुला लिया और अल्फ्रेड पार्क का घेरा डाल दिया। धीरे धीरे वो घेरा कड़ा कर दिया गया। इस बीच आजाद भी सावधान हो गए। इस समय उनके साथ एक क्रांतिकारी साथी भी था। अपना सुख चैन लुटाकर देश के नाम पर अपने सिर को हथेली पर रखकर जीवन से खेलना सीखना हो तो आजाद से सीखो। अपने भाइयों के दुख दर्द मिटाने के लिए ही तो ऐसे वीरों का संसार में जन्म होता है। वे अपने लिए नहीं जीते। वीर चंद्रशेखर आजाद को इस विपत्ति के समय भी अपनी तो चिंता नहीं हुई, परंतु साथ खड़े क्रांतिकारी युवक के जीवन की रक्षा कैसे हो, इस सोच ने उनके हृदय को तड़पा दिया। इस अद्भुत वीर ने अपने साथी को कहा, भाई तुम निश्चिंत होकर यहाँ से निकल जाओ और अपने जीवन की रक्षा करो। जब तक तुम खतरे में हो मुझे चैन नहीं मिलेगा। साथी की इच्छा नहीं हुई कि अपने नेता को मृत्यु के मुंह में ढकेल कर जाए, परंतु आजाद ने उसे धक्के दे देकर भगा दिया। अपनी पिस्तौल की आड़ में उसे ले लिया और जब तक वो अल्फ्रेड पार्क से बाहर नहीं निकल गया, आजाद ने दूसरी ओर ध्यान नहीं दिया। जब आजाद को पूरा निश्चय हो गया कि उनका साथी बचकर निकल गया है, तब वो वीर सामने खड़ी असंख्य पुलिस से जूझ पड़ा।
एक अंग्रेज पुलिस अफसर आगे बढ़कर आजाद के सामने आ गया और बोला, हैंड्स अप। उसी क्षण आजाद ने अपनी पिस्तौल से गोली छोड़ दी, जिससे अंग्रेज अफसर नटवाथर का हाथ जख्मी हो गया। अब वीर आजाद पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया और पुलिस दल पर गोलियां चलाने लगा। दिन के 10 बज चुके थे। एक और हजारों की संख्या में पुलिस खड़ी थी और दूसरी ओर अकेला आजाद। 20 मिनट तक दनादन गोलियां चलती रहीं। इस बीच एक और पुलिस अफसर ठाकुर विश्वेश्वर नाथ सिंह भी घायल हो गया। उधर आजाद के पिस्तौल की गोलियां समाप्त होने लगी। इस वीर ने सोचा, मैं चारों ओर छाए हुए इस असंख्य पुलिस दल का कैसे पार पा सकूंगा। और कोई मार्ग ना देख उसने अपनी छाती में स्वयं गोली मार ली। उसका शरीर भूमि पर लुढ़क गया। आजाद को गिरते देखकर भी पुलिस दल का साहस नहीं हुआ कि आगे बढ़े। इस मुर्दा शरीर के पांव में गोली मारी गई। जब विश्वास हो गया कि वो मर चुका है, तभी पुलिस अफसर आगे बढ़े। पुलिस दल ने उस वीर के शव को घसीटकर लारी में डाल दिया। बहुत थोड़े समय में ही पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली और उस शरीर को जलाकर राख कर दिया। पुलिस ने बड़े अभिमान से नगर में घोषणा कर दी कि चंद्रशेखर आजाद पुलिस की गोलियों से मारे गए हैं। अब क्या था, नगरवासी युवक, स्त्री, बालक, वृद्ध अल्फ्रेड पार्क की ओर लपके। जिसने भी सुना काम धंधा छोड़कर उसी ओर चल दिया। त्रिवेणी के पवित्र तट पर इलाहाबाद की असंख्य जनता ने उस देश के सच्चे सपूत को श्रद्धांजलि भेंट की। जिस पेड़ की आड़ लेकर वीर चंद्रशेखर आजाद पुलिस से लड़ते रहे, आजाद के बलिदान के बाद वो वृक्ष तीर्थ बन गया। नगरवासी देवियां और पुरुष प्रतिदिन पार्क में जाते और उस साहसी वीर की गाथाएं गा गा कर रो पड़ते। साथ ही साथ चंदन और सिंदूर से उस वृक्ष की पूजा करते। नित्य ही रंग बिरंगी पुष्प मालाओं से और त्रिवेणी के पवित्र जल से बलिदान के चिन्ह उस वृक्ष की आरती उतारी जाने लगी। अंग्रेज सरकार इस पूजा को भी ना सह सकी और उस पेड़ को जड़ से उखड़वा दिया। आजाद जन्मे ही आजाद थे। जब तक जिए आजाद ही रहे और जीवन की अंतिम घड़ियों तक भी आजाद ही रहे। शरीर छोड़कर भी वो आजाद आत्मा आजाद हो गई। जीवनी समाप्त।